मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप ना मास को बना सकते हो ना उसको कभी भी खत्म कर सकते हो। जो मास है वो हमेशा ही कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है ना। तो इसको मैं Cl माइनस लिखूंगी। तो ये चार्ट आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके NCERT में गिवन है। हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर का वन शॉट। तो यहाँ पे पूरा ही चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, क्लास 9th का ये है थर्ड वाला चैप्टर। पहले के जो 2 चैप्टर्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास मैटर क्या है, मैटर क्या होता है, हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो मैटर की एक बार डेफिनेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मैटर को डिस्कस करेंगे वापस से, ठीक है। तो आपको पता है मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस। तो जो भी ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर की हमने यहाँ पे 3 स्टेट्स पढ़ी, ठीक है। और वो 3 स्टेट्स क्या होती हैं आपको ये भी पता है। वो एक है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है हमारे पास गैस। ये 3 ही हमने मेजरली पढ़ी। अब देखो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही नजदीक होते हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे देखो थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, गैप आ गया है, और यहाँ पे तो काफी दूर दूर होते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा गैप है, यहाँ पे लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट अभी इस चैप्टर में ये मुद्दा नहीं है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन मैटर की क्या होती है, जिसका मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जितने भी सब्सटेंसेस हैं, हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा, प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस प्योर भी हो सकते हैं, इम्प्योर भी हो सकते हैं, यानी कि मिक्सचर्स। तो जितने भी टोटल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको मैटर कहते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके ही तो बन रहा है। जैसे अगर कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो छोटे छोटे ब्लॉक्स से ही तो मिलके बनती है ना। छोटे छोटे ब्लॉक्स को आपने इस तरीके से देखो एडजस्ट करा, तभी जाके एक बड़ी सी यहाँ पे क्या बनेगी, बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। तो वैसे ही जो भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस आप अपने आसपास ले लो, टेबल है, चेयर है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मैटर ही हैं। और ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनको हम मैटर कह रहे हैं, वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस से बने रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने रहते हैं। उन छोटे छोटे टाइनी से पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम एटम्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। तो एटम्स हमें पता चल गया, मॉलिक्यूल क्या होता है। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हैं तो वो मिलके क्या बना देंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो एटम तो हमारे पास सबसे छोटा सब्सटेंस है। फर्दर एटम के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला देखो डायग्राम, यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, ये हमारे पास एक एटम ही है। यहाँ पे देखो सेंटर पे एक चीज दिख रही है ना, थोड़ी बहुत मैं हिंट दे देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में देखो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट में इनका एक पाथ है जिसमें ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो चीजें घूम रही है ना, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो एटम्स के अंदर ये है, बट ये हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एटम कि जो हमारे पास मैटर होता है वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस से बनता है। उन छोटे छोटे सब्सटेंसेस को ही हम एटम कहते हैं, बस, ठीक है। जो छोटे पार्टिकल्स हैं वही हमारे पास एटम है। सो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स। तो देखो ये सब के सब क्या है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स हैं, है ना, छोटे छोटे, इन्हीं से मिलके एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, बड़ा सा मैटर बन रहा है। ये छोटे छोटे जो हैं हमारे पास गोल मटोल से हमने बनाए हैं, वो हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टाइनी सैंड पार्टिकल्स, ब्लैक होल्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। जो हमारे पास मैटर आसपास प्रेजेंट है, ये मैटर बना ही किससे है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, क्योंकि एटम तो सबसे छोटा पार्टिकल हो गया। फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो अपनी जो भी प्रॉपर्टी है तब दिखाते हैं जब वो एक मॉलिक्यूल होंगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। क्लोरीन का नाम सबने सुना है, नहीं भी सुना है तो मैं बता देती हूँ। क्लोरीन को हम Cl के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, सब हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहाँ पे 2 एटम्स आ गए क्लोरीन के, तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूल। इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है कि जो हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों ही हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टाइनी सैंड पार्टिकल्स। छोटे छोटे हमारे पास होते हैं ना सैंड के पार्टिकल्स, तो ये जो सैंड के पार्टिकल्स भी हैं, ये क्यों है? बिकॉज इनमें भी क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं, नेकेड आई से तो हम देख भी नहीं सकते हैं। सैंड पार्टिकल को आप देख सकते हो, राइट, बट इससे भी छोटा होता है एटम। उसकी रेडियस कितनी होती है? कुछ नैनोमीटर्स में होती है। एक्चुअल में 10⁻⁻10 मीटर। 1 मीटर आपको पता है कितना छोटा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा तो होता नहीं है 1 मीटर। फिर उस 1 मीटर में भी देखो कितना छोटा कर दिया है, माइनस में चली गई है पावर, 10⁻⁻10, तो इतना छोटा होता है। आप कभी भी नेकेड आई से एटम को नहीं देख सकते हो। तो एक सैंड का जो पार्टिकल है वो भी इतना छोटा है, बट उससे भी बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है एटम, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हमारे पास है द एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट। जैसे आपको पता है बायो में सेल क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है। सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स वगैरह जो भी होता है बायो में, ठीक है। बायो वगैरह मुझे इतनी पता नहीं है, बट इतना ही होता है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो वहां पे सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट। कोई तो छोटी सी चीज होगी जिससे मिलके वो बड़ी चीज बन रही होगी, तो वो छोटी सी चीज आखिर क्या है? वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है? वो है हमारे पास एटम, ठीक है। यूनिट ऑफ मैटर मेकिंग अप एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम खुद भी हैं, तो किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। उसके बाद इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, मेजरिंग इन एट लेस दैन 0.1 to 0.5 नैनोमीटर्स। इसका मतलब ही कितना है? इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁻⁻10 से 5 × 10⁻⁻10 मीटर। तो रेंज क्या है? यही वाली है। तो जो एटम का रेडियस होता है वो इतना ही होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही सिंपल है समझना कि हमारे पास कोई भी चीज है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे वो सैंड का पार्टिकल है, चाहे वो ब्लैक होल जैसी चीज क्यों ना हो, सबके सब किससे बनी हुई है? एटम से ही बनी हुई है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी, बस उनको आप सुनो, समझो और हो गया काम, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? हमने लास्ट चैप्टर में केमिकल चेंज पढ़ा है, फिजिकल चेंज भी हमने वहां पे पढ़ा, ठीक है। तो केमिकल चेंज हमने कहा एक ऐसा चेंज होता है जो कि इररिवर्सिबल होता है, राइट। दिस इज इररिवर्सिबल। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और ये रिएक्ट करके कुछ नई चीजें बना देते हैं, कुछ नई चीजें बना रहे हैं, तभी जाके तो हम इररिवर्सिबल कह रहे हैं कि एक नई चीज बन गई। उस नई चीज से आप वो पहली वाली चीज नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं वो हो गए रिएक्टेंट्स। अब ये रिएक्ट करके कुछ तो नया बनाएंगे, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, 2 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो हमने लिख दिया प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करा और नए प्रोडक्ट्स बना दिए, बस। दिस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। इसी को हम एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हमने लिखा क्या है। इन अ केमिकल रिएक्शन 2 or more मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट। मॉलिक्यूल्स का मतलब वही है हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स एंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम देखो प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, ठीक है।
इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज मस्ट अकर विच इज जनरली ऑब्जर्व्ड विद फिजिकल चेंजेस। ये भी हमने पढ़ा है कि कहीं पे भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपको कैसे पता चलेगा, या तो वहां पे कोई प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, कोई गैस बाहर आ रही होगी जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पे चेंजेस अगर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है 10th क्लास वहां पे पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। अभी के लिए मैं बता देती हूँ, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। जैसे कि आपने मान लो एक बीकर लिया है, ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ बीकर, ये है हमारे पास बीकर। अब इसमें दो सब्सटेंसेस मैंने लिए, इनको आपस में क्या कर दिया, रिएक्ट करा दिया, एक नया सब्सटेंस बन गया और वो ऐसा सब्सटेंस है जो बॉटम पे आके इकट्ठा हो गया है और इसमें घुल नहीं रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, विच मीन्स ये सॉल्यूबल नहीं है। ये क्या हो गया है, इनसॉल्यूबल हो गया है। तो वो जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज बस यहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेट है। आगे देखते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड। हमें पता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हम करा रहे हैं उससे हीट बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लर्न कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा यूज होंगी, तो अभी से ही अगर आप समझ लोगे ना, लर्न करने की भी आपको जरूरत नहीं है, बट अगर आप समझ भी लोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, एक्सो देखो नाम से ही पता चल रहा है एग्जिट, और थर्मिक क्या हो जाएगा, हीट। तो अगर हीट बाहर निकल रही है तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे से हीट बाहर निकल रही है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है वैसे। तो यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक, तो यहाँ से हीट बाहर निकल रही है, इसीलिए हमने लिखा है कि हीट प्रोडक्शन। कलर चेंज, अगर अगेन कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसका कलर कुछ और है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई नई चीज बनी है, क्योंकि अगर मान लो व्हाइट था वो पहले से, अब वो किस में चेंज हो गया, ब्लू में, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ तो यानी कि कुछ नया सब्सटेंस ही बना होगा, तो यहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन अकर करी है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ में आया कि एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और नए सब्सटेंसेस को फॉर्म कर रहे हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, और जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। और कोई भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज अगर करा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चलो ये तो हमने देख ही लिया है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। एक एग्जांपल हमने ले रखा है, जैसे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, पानी बना रही है जो कि H2O होता है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, सो वील राइट 2 ओवर हियर, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन की पूरी बैलेंसिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, एक केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं या फिर सबस्ट्रेट्स, और ये जो भी नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको प्रोडक्ट्स कह देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट ईयर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में, जहां पे हम देखेंगे पूरी रिएक्शन बैलेंसिंग। ये जो रिएक्शन बैलेंसिंग है क्यों इंपॉर्टेंट है, हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इनको रिएक्टेंट्स कह देंगे और जो एरो के इधर पे लिखे हैं उनको हम प्रोडक्ट कह देंगे, ठीक है। तो ये हो गई बस एक केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो जो हमारे पास लॉज हैं, जैसे अभी हमने क्या देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। तो उसको भैया वॉयलेट नहीं करना है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आखिरकार होता क्या है, तो वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कंजर्व करना किसी चीज को मतलब बचाना, ठीक है। अब मास को बचा नहीं रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मास को बचा रहे हैं। मास को बचा नहीं सकते क्योंकि मास को तो हम बना भी नहीं सकते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप ना मास को बना सकते हो ना उसको कभी भी खत्म कर सकते हो। जो मास है वो हमेशा ही कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, ना आप बना सकते हो ना उस चीज को खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही हमें ये लॉ भी कहता है। सो जो भी हमारे पास मास है देखो वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। तो अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन भी करवाई है
तो उस केस में रिएक्टेंट्स के पास जितना भी टोटल मास आएगा, ठीक है, दैट टोटल मास शुड बी इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट्स का टोटल मास आएगा, ठीक है। इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है। जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उसी की हेल्प से मैं बताती हूँ। देखो ये रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा और इसने पानी बना दिया, H2O फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम सबसे पहले मास चेक करेंगे। मास कैसे करते हैं चेक, वो मैं आपको बता देती हूँ। दो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सो मैंने 2 लिख दिया इनटू एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 2U हम लिखते हैं, U एटॉमिक मास यूनिट होती है, जो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अभी बस हम इतना ही देख लेते हैं। अब देखो ऑक्सीजन का मैं यहाँ पे देखती हूँ, 2 एटम्स है अगेन, एक ऑक्सीजन के एटम का होता है 16, तो ये कितना आ गया 32। अब यहाँ पे देखो ये इन दोनों का टोटल कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो ये ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इनका मास भी तो ऑब्वियसली ऐड होगा ना, तो ऐड कर देते हैं। सो कितना आ गया, ये टोटल 34U आ गया। अब H2O का देखते हैं यहाँ पे कितना होगा। देखो अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सो 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, प्लस यहाँ पे एक ही है बस यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 18। क्या यहाँ पे मास सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी हमने पढ़ा वो तो वॉयलेट हो गया, उसका क्या ही मतलब, फिर लॉ बनाया ही क्यों है। अगर स्कूल में जो भी हमारे रूल्स होते हैं हमें फॉलो ही नहीं करने तो बनाए क्यों गए हैं, हम फॉलो करते हैं ना, तभी तो हमसे हमेशा कहते हैं कि बी डिसिप्लिन्ड, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो भी लॉज बनाए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो भर भर के मिलेंगे, वो हम देखते जाएंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, जो कि यहाँ वॉयलेट हो रहा है। देखो मास सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम जो एटम्स का नंबर है उसको सेम कर देंगे दोनों साइड, यानी कि LHS और RHS दोनों में ही जो भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, यहाँ पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को भी करना पड़ेगा, उसके साथ नाइंसाफी नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ पे भी मुझे ऑक्सीजन के 2 एटम्स बनाने पड़ेंगे, तो मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हमेशा आप आगे पे लिखोगे, ऐसा नहीं कि इधर पे 2 लिख दिया, वो कंपाउंड ही बदल जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 टोटल 4 हो गए हैं, तो यहाँ पे भी 4 करने पड़ेंगे। अब ऐड करके अगर हम देखेंगे ना तो सही आंसर आएगा। चलो अब देखते हैं इसके हिसाब से, हमने इसको लिखा 2H2 + O2, दिस इज फॉर्मिंग 2H2O। तो यहाँ पे LHS में हम टोटल ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखो 4 एटम्स हो गए हैं हाइड्रोजन के, सो 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन का अगेन ये कितना हो जाएगा 2 × 16, ठीक है। तो ये देखो कितना हुआ 4 प्लस ये 32 हो गया, सो विच मीन्स 36 आ गया यहाँ पे। अब RHS में मैं देखती हूँ, यहाँ पे कितना हो गया, देखो 2 नहीं, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, सो 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन भी कितने हैं, देखो अब 2 हैं, तो यहाँ पे 2 × क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखो 4 + 32 यानी कि इधर पे भी 36 आ गया। तो दोनों ही साइड क्या आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, LHS = RHS, यानी कि यहाँ पे जो मास है वो क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। तो बस स्टेटमेंट एक बार हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction। अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कहीं से नया मैटर आ गया, नया मास आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इट रिमेन्स कंजर्व्ड, हमेशा ही ये क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमेशा आपको चेक करना है कि क्या मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर मास इक्वल नहीं आया तो आपका आंसर क्या होगा, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट फॉलोड, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास, चलो यहाँ पे हमने कुछ और भी बनाया हुआ है, इसको भी पहले देख लेते हैं, फिर दूसरा लॉ हम पढ़ेंगे। दोनों ही लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे अगेन हमने रिएक्शन कराई हुई है CH4, यहाँ पे इसको हम मिथेन कहते हैं, ठीक है। CH4 क्या है? मिथेन है। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई है तो CO2 और H2O यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे भी हमने बैलेंसिंग करी है। यहाँ पे 16 ग्राम है इसका मास, यहाँ पे 2 × 32 हो गया, ठीक है। देखो 2O2 इसको लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 4 हैं ऑक्सीजन के एटम्स, तो 4 × 16 कर दोगे जो कि इतना ही आएगा। यहाँ पे हमने टोटल करा तो 80 आया, ठीक है। यहाँ पे भी आप टोटल करोगे, ये एक एरो है, ठीक है। तो LHS में टोटल करो, फिर RHS में भी टोटल करो, यहाँ पे भी टोटल कितना आ गया, 80 आ गया। हमें इनसे मतलब नहीं है कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 44 है, ये हमें नहीं देखना है, हमें बस टोटल मास देखना है, ठीक है। टोटल मास दोनों ही जगह क्या है, एग्जैक्टली सेम है, विच मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, ठीक है। जहां पे मान लो अगर ये 80 है, इधर पे 81 आ गया या फिर 79 आ गया, तो उस केस में हम कहेंगे नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। ये जो 1 ग्राम है, 1 एटॉमिक मास यूनिट है, ये कहाँ से पैदा हो गया, ये तो हमें नहीं पता ना। तो इसीलिए हम हमेशा चेक करेंगे कि क्या जो मास है वो सेम है या फिर नहीं है। अब दूसरा हमारे पास लॉ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो हमारा पहला वाला चैप्टर था वो पढ़ा था, तो हमने कंपाउंड्स के बारे में वहां पे पढ़ा था और हमने H2O का एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं एक कंपाउंड में हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। इस रेशियो को आप चेंज नहीं कर सकते हो एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। अगर मान लो यहाँ पे रेशियो हमें चेक करना है बाय मास, तो हम कैसे रेशियो को चेक करेंगे? तो देखो हाइड्रोजन का मास देखो कितना हो जाएगा, 2 × 1 यानी कि 2। रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 16 होता है। सो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1:8। तो 1:8 बाय मास कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर ये रेशियो कभी भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, यानी कि मान लो मैंने कहा कि 1:9 में ले लेती हूँ, तो यहाँ पे H2O नहीं बनेगा, पानी नहीं बनेगा। अगर आपको पानी बनाना है तो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो होगा 1:8, और पानी को आप किसी भी सोर्स से ले लो, पानी हमेशा 1:8 में ही कंबाइन करता है, चाहे वो नाली का ही पानी क्यों ना हो, रेशियो यही रहेगा, बिकॉज फॉर्मूला क्या है उसका भी H2O ही है, ठीक है। चाहे कहीं से भी आप ले रहे हो पानी को या किसी भी और चीज को, जो उसका फॉर्मूला है वो सेम रहता है, सोर्स पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो जो रेशियो है वो हमेशा ही फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास इज गिवन बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यही हमें क्या बता रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट का मतलब भी वही है ना कि एक पर्टिकुलर ही हमारे पास रेशियो होगा, प्रोपोर्शन होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक वाटर फ्रॉम अ रिवर और फ्रॉम एन ओशन, बोथ हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम रेशियो होगा। अगर यहाँ पे रेशियो बदल गया, मतलब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हैं बट दोनों का ही रेशियो बदल गया, तभी भी वो पानी नहीं रहेगा, और एलिमेंट्स ही बदल गए तब तो फिर पानी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। चलो अब आगे स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। The elements are present in chemical compounds in a predetermined mass ratio. The law of constant proportions is this. This law of constant proportions is also known as, ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है, इसको हम Proud's law भी कहते हैं या फिर law of definite proportion। law of constant proportion भी वही है, Proud's law भी वही है, एंड इसके साथ साथ law of definite proportion भी वही है। For instance, the oxygen and hydrogen content in pure water is always 1:8। ये तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे आई थिंक एक और एग्जाम्पल सा भी था, तो वही चीज है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो कितना आया 4 ग्राम। ये तो पूरी रिएक्शन करके उन्होंने बताया है, हमने तो H2O से ही देख लिया था कि हमारे पास 1:8 आ रहा है। ये पूरी रिएक्शन इन्होंने लिखी है, तो चेंज तो कुछ होगा नहीं क्योंकि H2O है तो उसमें रेशियो सेम आएगा। तो रिएक्शन करके अगर आप चेक करोगे वहां पे भी सेम रेशियो आएगा।
यहाँ पे देखो 2H2 इन्होंने लिखा है, जो अभी हमने रिएक्शन लिखी थी, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम है, सो 4 हो गया। O2 कितना हो गया 32, बिकॉज 2 × 16 होगा, ठीक है। स्क्रीन पे अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैंने बता दिया है वैसे 2 × 16, ठीक है। तो 4:32 अगर आप करोगे वो भी हमें 1:8 ही देगा। अगर आप 2:16 कर रहे हो, ये भी आपको 1:8 ही देगा। हमेशा 1:8 आना चाहिए, बस यही हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं एटम्स पे। एटम क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एटम, ठीक है। अब एटम में भी मैंने आपको बताया अलग अलग चीजें हैं। जो हमारे सेंटर पे है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। उसके आसपास जो शेल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इनको तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे, ठीक है। अब जो एटम है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटम कह दो या कोई एलिमेंट कह दो, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपका वाला एक्स नहीं, ये वाला एक्स, ठीक है। तो एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जेड आता है, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, ये Z आता है और यहाँ पे A आता है, ठीक है। तो Z हमारे पास क्या था, Z होता है एटॉमिक नंबर और A होता है एटॉमिक मास, ठीक है। ये एटॉमिक मास भी हो जाएगा, या फिर हम इसको और क्या कहते हैं, इसको हम मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो X तो एलिमेंट हो गया, इसको भी चलो मैं लिख ही देती हूँ इसके साथ, क्यों ही धोखाधड़ी करनी है। ये कौन सा हमारा X है, तो यहाँ पे ये हो गया एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट है, दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द एटॉमिक मास। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। An atom is the defining structure of an element which cannot be broken by any chemical means। कोई भी एलिमेंट है, हमने डिस्कस करा था, आप उसको फर्दर तोड़ ही नहीं सकते हो, कोई सा भी प्रोसेस लगा दो। एलिमेंट को आप नहीं तोड़ सकते हो, हाँ कंपाउंड को आप तोड़ सकते हो बाय अ केमिकल रिएक्शन। फिजिकल से आप कंपाउंड को भी नहीं तोड़ सकते हो। अगर कोई केमिकल रिएक्शन करा दी है तो कंपाउंड को आप फर्दर तोड़ सकते हो, ये हमने देखा था, बट एलिमेंट को तो हम तोड़ ही नहीं सकते है ना। तो एक एटम को आप किसी भी केमिकल प्रोसेस से भी नहीं तोड़ सकते हो, ना ही किसी फिजिकल प्रोसेस से तोड़ सकते हो। और ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी मैटर का, ठीक है। तो अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट बताया है, वो लिखोगे वो भी सही है। उसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक लिखोगे ऑफ मैटर, वो भी सही है। और यहाँ पे जो हमने लिखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। एटॉमिक सिंबल, कोई भी एटम है उसका सिंबल आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो अभी हमने डिस्कस करा है। X क्या होगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा। A क्या होता है, एटॉमिक, यहाँ पे गलत हो गया है कुछ, A इज द एटॉमिक मास, ठीक है, इसको सही कर लो, ठीक है। यहाँ पे उल्टा फुल्टा हो गया है, दिस इज द एटॉमिक मास। और Z क्या होता है, दिस इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर Z होता है और एटॉमिक मास, या फिर मैंने आपको बताया इसको मास नंबर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास A होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है यही आपको लिखना है, ठीक है। ये वाली चीज जो हमने अभी डिस्कस करी है इसको आप करेक्ट कर लेना, ये गलती से मिस्टेक हो गई हमसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है Z और मास है A। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हुई है, इसको चलो सही ही कर देती हूँ मैं एक ही बार में, हटाओ इसको। डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की यहाँ पे लिखो Z और यहाँ पे लिख दो A, ठीक है, बस ये करना है। एटॉमिक नंबर है Z और Z का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर या फिर एटॉमिक मास है A और ये होता है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। तो अभी देखो मैंने आपको क्या कहा कि ये जो न्यूक्लियस है भैया, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है। और जो बाहर ये घूम रहे हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, एटॉमिक नंबर की, तो वो क्या होगा कि कितने यहाँ पे प्रोटॉन्स है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको Z देगा और Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो लिख भी लेते हैं, Z इक्वल्स टू एटॉमिक number and it is equals to the number of protons. Also this is equal to the number of electrons, ये भी आप लिख सकते हो। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है ना, ये एटॉमिक नंबर के इक्वल तभी आता है जब वो ग्राउंड स्टेट पे है, ठीक है। मतलब उसमें से ना ही कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है ना ही गेन हुआ है, ठीक है।
ना उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन दे दिया है अपना और ना ही उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, तब एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। और ए जो हमारे पास क्या है, मास नंबर है, या फिर इसको आप क्या कहोगे, एटॉमिक मास भी कह सकते हो। तो इसको देखते हैं ये क्या होता है। इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे A इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, अभी हमने देखा Z, प्लस इसको आप N भी लिख सकते हो या पूरा ही लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, चलो एलिमेंट को लिखते हैं, आ जाओ यहाँ पे, X Z A। तो अगर आपको Z पता है, ठीक है, तो यहाँ पे A भी आपको पता है, और आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो ना। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा जाए तो वो तो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही आएगा। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछा जाए, अब न्यूक्लियॉन्स क्या आ गया भैया, ये नया टर्म। न्यूक्लियॉन्स का मतलब दोनों ही होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में क्या रिसाइड करते हैं, न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि इन दोनों को ही मैं क्या कह रही हूँ, न्यूक्लियॉन्स कह रही हूँ, ठीक है। तो समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, दैट विल बी इक्वल टू A। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, ठीक है, एक ऐसे एटम में जो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसमें कोई भी चीज हमने रिमूव नहीं करी है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाला है, ना ही उसमें डाल रखा है, तो उस केस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, तो क्या करोगे, A माइनस Z कर दोगे, बस, क्योंकि यहीं से तो बन रहा है ना। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो A माइनस ऑफ Z हो जाएगा, बस। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, बस यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारे पास A है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या फिर आप इसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये तो क्लियर है ना सबको, ये वाला डायग्राम देखो, जो अभी मैंने बताया था बस वही है ये। एटम स्ट्रक्चर देखो, ये प्लस से जो हम डिनोट कर रहे हैं वो प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन में माइनस बनाया हुआ है क्योंकि ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। न्यूट्रॉन देखो न्यूट्रल होता है भैया, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिवली है तो P प्रोटॉन, एक नेगेटिवली है तो E इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो न्यूट्रल है वो है न्यूट्रॉन। तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस था, अभी मैंने बताया, और न्यूक्लियस में ही दोनों होते हैं। तो यहाँ पे प्लस भी है और यहाँ पे ये न्यूट्रल वाला भी है जो कि न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे ये जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं इसमें जो ये माइनस वाला रिवॉल्व कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये पूरा ही क्या है, एक एटम है। एटम की रेडियस कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर होती है। तो भैया ये एटॉमिक रेडियस होती क्या है उसको भी देख लेते हैं, उसको बस हम यहाँ से समझ सकते हैं। जो हमारे पास दो एटम्स हमने लिए हैं, ठीक है, इनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा कर दो, ठीक है। वैसे तो आप इजीली भी इसको कह सकते हो, अगर मैंने सिर्फ एक एटम लिया है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक एटम है और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, इसका सेंटर है। तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, जैसे एक सर्कल में होता है ना कि उसकी रेडियस क्या होगी, कि उसका जो आउटर वाला पार्ट है उससे सेंटर की जो भी डिस्टेंस होगी वो रेडियस कहलाती है। तो एटॉमिक रेडियस में भी वही चीज है, उसका सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे तो इसको सेंटर कहते हैं सर्कल में, न्यूक्लियस में क्या कहते हैं, सॉरी एटम में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं ना। तो ये न्यूक्लियस से वैलेंस शेल होती है आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाली शेल होगी उसकी डिस्टेंस ये क्या कहलाएगी, दिस विल बी कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस, बस सिंपल। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दो एटम्स के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर का क्या मतलब हुआ, बहुत ही सिंपल चीज है, देखो मैंने लिख दिया इंटर न्यूक्लियर, यानी कि दो न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है
उसका आधा कर दो, तो क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियस। ये डेफिनेशन हम इसलिए कहते हैं ना क्योंकि एक जो एटम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो रेडियस कैलकुलेट करना बिकम्स अ वेरी मतलब डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दो एटम्स को ले लेते हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी देख लेते हैं और उसका आधा कर देते हैं। ये दूरी कितनी आई, देखो डी आई, तो रेडियस निकालनी है तो इसका आधा कर दिया। जैसे हम किसमें मैथ्स में करते हैं ना कि मुझे पता है कि डायमीटर डी होता है, अगर मुझे गिवन है कि 28 मीटर है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया रेडियस बताओ, तो क्या करते हो, इसका आधा कर देते हो। आपने कह दिया रेडियस कितनी आ गई, 14 आ गई। यही तो करते हैं ना, ये मैंने क्या कर दिया वैसे 28/14 नहीं, 28/2 तो कितना आ गया, ये 14 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम करते हैं ना क्वेश्चंस, जो भी आपका 2πr होता है, सर्कमफेरेंस πr² अगर निकालना है तो फिर जाके हम यहाँ पे पुट करते हैं। वैसे ये सवाल ना मेरे फेवरेट है, इतना सिंपल होता है ना कि 14 या 21 या 7 वैल्यू आ गई तो बस यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करो और यहाँ पे से निकाल दो आंसर। बट हम टॉपिक से भटक रहे हैं, मुझे मैथ्स नहीं पढ़ानी है, मुझे अभी केमिस्ट्री पढ़ानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। वापस से आ जाते हैं एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन पे। द डिस्टेंस बिटवीन एन एटम्स न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन शेल, या फिर आउटर मोस्ट शेल भी आप कह सकते हो। जो न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाली शेल की दूरी है उसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। द एटॉमिक रेडियस इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू इंटरमीडिएट एटम्स, आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है। दो एटम्स हैं, आइडेंटिकल होने चाहिए, यस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेम एटम्स होने चाहिए। ये नहीं कि ये वाला मैंने हाइड्रोजन का ले लिया, ये वाला ऑक्सीजन का ले लेती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम होने चाहिए दोनों ही एटम्स, दोनों ही हाइड्रोजन के होने चाहिए। ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, तब जाके आप कैलकुलेट कर रहे हो। ये ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का, तब जाके आप कैलकुलेट कर रहे होगे, ठीक है। तो चलो इनको मैं इरेज कर देती हूँ। ओहो, एक तो मैं पेन गिराती रहती हूँ ये बार बार। चलो ये हमने समझ लिया है, बॉन्डेड टुगेदर हाफ दिस डिस्टेंस इज द एटॉमिक रेडियस। बस हम देख चुके हैं कि हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे पहले निकालेंगे और उसका कर देंगे आधा, तो बस हो गया, आ गई एटॉमिक रेडियस। कुछ छोड़ा नहीं है ना, हमने पीछे कर ही लिया है। अब आ जाते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे। सबसे पहले डाल्टन हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एटम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। बस एक इनका ड्रॉबैक था, एक चीज ये मतलब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो छोटे 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 सब्सटेंसेस का बना है, जिनको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। बट उन्होंने कहा एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, एटम के अंदर कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, एटम ही सबसे छोटा है। बट आपको पता है इससे भी छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ये वो चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाकी जो इन्होंने चीजें बताई वो सारी सही थी, और वही हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे वो हम देखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, atoms which are indestructible and indivisible, मतलब indivisible, इनको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते हो। बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक अप ऑल द सब्सटेंसेस, इन्होंने यही कहा कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, आप इनको फर्दर तोड़ नहीं सकते हो। और जो भी हमारे पास मैटर है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, वो इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हुए हैं, इन्हीं छोटे छोटे टाइनी से छोटू से पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। Unlike other substances which have atoms of different sizes and weights, and elements atoms have all the same size and mass. अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, तो अगेन आप कहीं से भी उस हाइड्रोजन एटम को ले लो, जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स होंगे उनका सेम साइज होगा, मतलब सेम मास भी होगा, सेम रेडियस भी होगा, जितनी चीजें हैं वो सब सेम होंगी, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अलग अगर हम बात करें अगर हम बात कर रहे होंगे अलग अलग एलिमेंट्स की, सो इन दैट केस ऐसा डेफिनेटली होगा कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, अलग मास होगा, एटॉमिक नंबर होगा, प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अगर हम एक एलिमेंट के ही एटम्स की बात कर रहे हैं तो सेम साइज होगा, सेम मास होगा। साइज का मतलब यहाँ पे रेडियस से है कि उसका सेम रेडियस होगा, सेम मास होगा, सेम प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इन द सेम वे जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगी
तो वो भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन के जितने एटम्स होंगी सबकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बिकॉज अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इसके पोस्टुलेट्स को देखते हैं। ठीक है, क्या है इनके पोस्टुलेट्स। सबसे पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल वेरी टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिनको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, the properties of all the atoms of a given element are the same including mass। ठीक है, mass कह लो, size कह लो, radius कह लो, ये सारी properties same रहेंगी। This can also be stated as all the atoms of an element have identical mass and chemical properties। चाहे आप physical properties यानी कि mass, size देख लो या फिर आप chemical properties की बात करो, अगर एक element के atoms की बात हो रही है तो सारे ही atoms की same properties होंगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑब्वियसली उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, बट ये भी है इनका एक ड्रॉबैक, और ये ड्रॉबैक क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये भी एक ड्रॉबैक है और ये भी एक ड्रॉबैक है। उन्होंने ये दोनों चीजें कही तो, बट बाद में पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स, बट ये इनडिविजिबल नहीं है, इनको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, एक तो ये ड्रॉबैक हो गया। यहाँ पे क्या ड्रॉबैक है, यहाँ पे ये ड्रॉबैक है कि इन्होंने ये दोनों चीजें तो कह दी कि अगर हम सेम एलिमेंट के एटम्स की बात कर रहे हैं तो सेम मास आएगा, बट हमने क्या पढ़े हुए हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो अब पढ़ लो, मैं बता रही हूं। आइसोटोप्स होते हैं और आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं वो हमारे पास एटम्स हैं ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है। ठीक है, बट जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि क्लोरीन का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 ही होता है, बट यहाँ पे दो दो मासेस एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है 35, एक होता है 37। तो ये दो क्या कहलाएंगे, ये दोनों आइसोटोप्स कहलाएंगे। इवन हाइड्रोजन भी, एक तो देखो हाइड्रोजन है तो आपको पता है एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, बट ये 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, 1, 2 एंड 3। 3 तरीके के यहाँ पे मासेस पॉसिबल होते हैं, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये भी उनका ड्रॉबैक निकल गया कि उन्होंने भैया पहले तो कहा कि जो भी एटम्स है सेम एलिमेंट के, देखो ये सेम एलिमेंट के ही एटम्स है तो मास सेम रहेगा, बट फिर मास सेम निकला नहीं ना, उनकी क्या ही गलती, उन्हें उस टाइम पे नहीं पता था। तो यहाँ पे फिर हमें पता चला कि ऐसा भी पॉसिबल है, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, इसको हमने नेम दे दिया आइसोटोप्स। ठीक है, आइसो का मतलब सेम होता है, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बट मास यहाँ पे डिफरेंट निकल गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके मासेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट फिर आइसोबार्स निकल आए कि जो एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स डिफरेंट है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो सेम आ गया। अब एटॉमिक मास सेम कैसे आ सकता है उसका भी एग्जांपल देती हूँ। तो कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन का नंबर 6 होता है एटॉमिक नंबर और इसका 7 होता है, बट अगेन इसका भी मास 14, इसका भी मास 14। तो देखो मास आ गया सेम। अब आप कहोगे पहले तो हमको पता था कि कार्बन का 12 होता है, भैया ये कहाँ से आ गया। तो कार्बन भी अपने आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, 12, 13 और 14। ठीक है, तो 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके। अगर एक ही एलिमेंट की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है, तो उसको आइसोटोप कहोगे। अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग है और मास सेम आ गया तो आइसोबार कहोगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन भी मैंने आपको बता दिया, ड्रॉबैक आपको बता दिया। ठीक है, अगर एटॉमिक थ्योरी पूछी जाएगी तो यही चीज मेंशन करोगे जो उन्होंने कहा था, बट इसका भी फिर ड्रॉबैक है बिकॉज ये तो इसका भी फिर काउंटर निकल गया। तो काउंटर पूछा जाएगा तो आप ये चीजें मेंशन करोगे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। ठीक है, चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पे और भी पॉइंट्स थे इनके। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये तो बिल्कुल सही है
है ना, हमने अभी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी पढ़ा, उन्होंने भी यही स्टेट करा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं एक फिक्स्ड रेशियो में ही हमेशा कंबाइन करेंगे, ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे H2O के केस में देखा, हमेशा 1:8 में ही कंबाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है atoms can neither be created nor destroyed. The formation of new products compounds results from the rearrangement of existing atoms reactants in a chemical reaction. ये भी पढ़ चुके हैं ना, अभी किसमें पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बस यहाँ पे जो मास है कंजर्व्ड रहेगा, सो जो रिएक्टेंट्स का मास होगा दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ दी प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए जो एटम्स हैं वो बस रीअरेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, HH लिख देती हूँ, 2 ऑक्सीजन हैं। अब इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, H2O बनाया, यानी कि 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट सा हो रहा है और इसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस जब हमने करा तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे 2H2 आता है, यहाँ पे O2 आता है, तब जाके ये 2 मॉलिक्यूल H2O के बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे मैंने काफी और बाकी को मिला दिया था, तो मैं क्या कह रही थी, काफी बाकी, और काफी बाकी को मैंने क्या बना दिया था, चलो जो भी बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चलो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ये वही चीज है, जो मास है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। LHS और RHS का हमेशा सेम मास आना चाहिए। तो देखो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे इन दोनों का ही टोटल करेंगे, क्योंकि प्लस का साइन बीच में दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो एरो आ गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, राइट हैंड साइज नहीं साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ये भी हमारे पास 18 हो गया। तो बस ये भी हमने देख लिया। 5वां पॉइंट क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे H2O है, पानी है, तो यहाँ पे जो भी एटम्स हैं वो फिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन के बदले मैंने कार्बन डाल दिया, नहीं। और जो रेशियो है वो भी क्या है, फिक्स्ड है यहाँ पे, कि अगर पानी है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, तो रेशियो सेम रहेगा। अब देखो वैसे H2O2 ये हमारे पास अलग चीज होती है, ठीक है। H2O2 अलग हो गया, अगर एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे रेशियो भी क्या हो जाएगा, चेंज, रेशियो चेंज हो गया, नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज हो गया, तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा, ये पानी नहीं होता है, ठीक है। तो ये डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके पोस्टुलेट्स थे, हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं सारी ही चीजें। तो अब हम आगे देखते हैं हमको नेक्स्ट यहाँ पे क्या पढ़ना है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे ये सब तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना आपको, तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत होगी नहीं। तो देख लेते हैं एक बार बस डेफिनेशन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट वो क्या होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो ग्राउंड स्टेट पे है, ना ही उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है, ना ही उसने किसी भी इलेक्ट्रॉन को खुद में एक्सेप्ट करा है, ठीक है। तो बस वही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इक्वल्स टू दी एटॉमिक नंबर। अब मास पे आ जाते हैं। सो न्यूट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स का नंबर, दोनों ही हमें क्या देता है, एटॉमिक मास, और प्रोटॉन्स का नंबर होता है Z, जो कि होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसको Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास, या फिर इसको हम मास नंबर भी कहते हैं, ये भी नोट कर लो। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ द मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम और इन अ ग्रुप ऑफ एटम्स। देखो जो एटॉमिक मास है हमारे पास, वो मेनली हमारे पास प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से ही आता है। बट अगर हम एक पूरे एटम की बात करें, तो पूरे एटम में हमने देखा है, एक तो ये है हमारे पास, ठीक है, न्यूक्लियस पे, और इसके अराउंड कुछ हमारे पास क्या है, शेल्स भी तो हैं, और इन शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। बट जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसको हम जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल। तो वो होता है नेग्लिजिबल, वो बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रॉन्स का मास, ठीक है। लाइक वो होता है 9 × 10⁻³ की रेंज में, और जो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, इनका 1.672 एंड 1.674 × 10⁻27 की रेंज में रहता है, ठीक है।
तो ये बहुत ही कम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है, इसीलिए जनरली हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। और जो एटॉमिक मास आता है वो आता है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज क्लियर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कैसे आपको कैलकुलेट करना है मैंने आपको बता दिया था। एक्स जेड ए, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। ये क्या है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम Z भी कहते हैं। तो अगर N निकालना है तो A माइनस Z हो जाएगा। बस सिंपल चीज है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बस यही है जो मैंने दिखाया ही है आपको कि C612, देखो 6C12 ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। कई बुक्स में आपको ऐसे भी गिवन रहेगा, सब ही सही है। बस ये ध्यान रखना कि नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर आएगा और ऊपर हमेशा मास नंबर यानी कि आपका एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने 6C12 लिखा है, जैसे मैंने 1H1 लिखा था, तो यहाँ पे उसका सिंबल आएगा, ठीक है, जो भी है। जैसे H हाइड्रोजन है, C कार्बन है, Cl लिख दूंगी तो क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंबल लिखोगे, नीचे एटॉमिक नंबर लिखोगे और ऊपर एटॉमिक मास लिख दोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास हमने पढ़ा, अब उसको जिस यूनिट में आप मेजर करोगे वो भी तो कुछ होनी चाहिए, तो वो होती है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जो मैंने अभी लिखा था ना 12U 13U, या 13 तो आया नहीं था, मतलब जितना भी हमने लिखा था, तो ये जो U है इसको हम AMU भी लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप इसको U भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक मास इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ अ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU कहते हैं। तो आप इसको AMU ऐसे करके भी लिखते हो या फिर आप U करके भी रिप्रेजेंट करते हो। सो इस तरीके से ये आ जाता है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज 1/12 यानी कि 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मैंने आपको बता दिया है ना कि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर रहा है, ना ही एक्सेप्ट कर रहा है, ये होता है ग्राउंड स्टेट का मतलब, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट आती है, वो अलग चीज होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, वो अभी हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट आपको मैंने बता दी है क्या है। और कार्बन 12 क्यों हमने लिखा है, तो कार्बन सिर्फ कार्बन लिख के नहीं चलेगा, कार्बन 12 भी मेंशन करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज अभी मैंने बताया कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, 6C12 होता है, 6C13 भी होता है, 6C14 भी होता है। तो किस कार्बन की बात कर रहे हो वो बताना भी तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन 12 लिखा है, ठीक है। चलो अब मॉलिक्यूल क्या होता है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूल। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, फिर मैं वापस आती हूँ। सो आई एम बैक फ्रॉम अ शॉर्ट ब्रेक और स्टार्ट करते हैं वापस से। तो हम पढ़ने वाले थे मॉलिक्यूल्स। अब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये तो बता दिया है कि एटम क्या होता है, ठीक है। जो हमारे पास सबसे छोटा सा टाइनी सा छोटू सा पार्टिकल है उसको एटम कहते हैं। जैसे ही ये एटम्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बना देते हैं एक मॉलिक्यूल। अब मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ एक एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो हमेशा ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे H2 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, Cl2 के फॉर्म में, तो इसी को हम एक मॉलिक्यूल कहते हैं, विच मीन्स मॉलिक्यूल इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, या आप कह दो कि एटम्स हैं, उसी को आप क्या कहते हो, एक मॉलिक्यूल कहते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट इनटू व्हिच अ प्योर सब्सटेंस may be divided while retaining its composition and chemical properties is a molecule which is a collection of 2 or more atoms। तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, which may be divided while retaining its composition, और जो भी उसका कॉम्पोजिशन है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो उसको रिटेन करेगा और 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बन सकता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में भी अलग अलग चीजें आएंगी। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मैंने H2 लिखा, Cl2 लिखा,
तो ये सेम एलिमेंट से बना है, राइट? तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा हमारे पास आता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब देखो कंपाउंड्स में तो हमें पता है कि अलग अलग एटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है किसमें? वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट समझ में आया कि सेम एलिमेंट यहाँ पे होगा। A molecule is a collection of two or more chemically bound atoms, whether they are from the same element or another element या फिर different elements। तो यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे उस केस में इसको मॉलिक्यूल तो कहेंगे ही, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास दो एटम्स हैं। सो जहाँ पे भी दो एटम्स होंगे या दो से ज्यादा हमारे पास एटम्स होंगे उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। बट ऑफ एलिमेंट्स कब कहेंगे? जब सेम एलिमेंट होगा, ठीक है। इफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड then it is called a molecule of an element, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे a combination of two or more atoms of different types is called a molecule of the compound। अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो उसको ऑब्वियसली हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। This means molecules of compounds have atoms of two or more different chemical elements। जैसे कि एक तो वाटर है, मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4, तो इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है। टोटल कितने एटम्स हैं? तो 5 एटम्स यहाँ पे हैं। वाटर तो हमने देख लिया है। देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2। तो यहाँ पे टोटल 3 एटम्स हैं, जिसमें से 2 तो हमारे पास ऑक्सीजन के हैं और एक हो जाएगा कार्बन का। फिर अमोनिया। अमोनिया होता है NH3। सो टोटल यहाँ पे 4 एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन के हैं, 1 नाइट्रोजन का है। सो इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। When 2 hydrogen and 1 oxygen atom interact, 1 water molecule is formed। तो बस इतना सही है। यहाँ पे क्या लिखोगे? When 2 atoms of oxygen and 1 atom of carbon combines, तो CO2 is formed, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनता है। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं। Actually, a compound is a kind of molecule only। जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल ही तो है। H2O, इसमें कितने हैं? 3 हैं एटम्स कंबाइन हुए हैं, उसी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो सब के सब क्या हैं? सब के सब मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली हैं, बट सारे ही मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स में हमने कहा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स भी तो आए। तो बेसिकली मॉलिक्यूल की 2 कैटेगरीज है, एक तो कंपाउंड्स वाली, एक एलिमेंट्स वाली। यहाँ पे सेम एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो कंपाउंड है वो हमारे पास है तो मॉलिक्यूल ही, ये हमें पता है, ठीक है। द एटम्स दैट जॉइन टुगेदर मस्ट बी डिस्टिंक्ट, अलग अलग होने चाहिए फ्रॉम वन अनदर फॉर द सब्सटेंस टू क्वालिफाई एज अ कंपाउंड। बस वही चीज है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है कि जो कंपाउंड है उसमें जो एटम्स हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है। O2 फॉर इंस्टेंस ये मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जैसे NaCl है, H2O है, ये सब के सब क्या होंगे? कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में हम पढ़ेंगे जो NaCl होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड्स भी 2 तरीके के होते हैं, बॉन्ड के बेसिस पे एक आयनिक होता है, दूसरा कोवलेंट होता है। इन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सी ये चीज है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा? एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूल का मास। बस इतना सही है। जैसे O मैंने लिखा है तो इसका कितना आया? 16U आया, ठीक है। अगर मैंने O2 लिख दिया तो इसका कितना आ गया? 2 × 16 यानी कि 32U। तो ये क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का मास होगा, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे ये भी मॉलिक्यूल है, H2O भी मॉलिक्यूल है, CO2 भी मॉलिक्यूल है। सो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसका टोटल मास कर देंगे, ठीक है। अभी हमने देखा था H2O अगर मुझे निकालना है सो 2 × 1 करूंगी मैं,
प्लस 16, तो मैंने क्या करा यहाँ पे टोटल करा, राइट। तो बस इतनी सी ही हमारे पास डेफिनेशन होगी। मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विद द नंबर ऑफ एटम्स। देखो क्या करा मैंने, जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको विद द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, in the molecule and then adding the mass of all the elements in the molecule। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बस इतना सा ही हमको करना है और मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 3 into 1। लास्ट में जो भी टेबल्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, 14 प्लस 3 कितना आ गया, ये 17U आ गया। अब H2O अगेन अभी हमने निकाला था 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये 18U आ गया। उसके बाद H2SO4, देखो दो यहाँ पे किसके हैं, हाइड्रोजन के, सो 2 into 1। एक क्या है, सल्फर, सल्फर का कितना होता है, सो 32 होता है, प्लस 4 यहाँ पे किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, सो 4 into 16 होगा। अब देखो 16 into 4 64 होता है, ये हो गया 32 और ये कितना हुआ 2, तो यहाँ पे 8 हो गया, 6 7 8 9 ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया 98U, दिस विल बी द आंसर, है ना, बहुत सिंपल है। आगे NaCl, Na का होता है 23 और ये कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। मैंने बताया था ना कि दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का 35 एक का 37, तो हम एवरेज लेते हैं, सो 35.5 हम लेते हैं, ऐड कर दो 0.5 आ जाएगा, 5 6 7 8 आ जाएगा, 3 4 5, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे U आप लिख दोगे। तो इस तरीके से हमने ये चारों कर लिए हैं। आगे कुछ और भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है CO2, तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 into क्या है यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 12 प्लस 32, ठीक है, तो ये आ गया 44U। उसके बाद NaOH, तो देखो पहले Na है 23 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 16 प्लस यहाँ पे कितना हो गया H के लिए 1 हो गया, तो कितना हो गया देखो 6 7 8 9 10 2 3 4, सो 40 एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि मॉलिक्यूलर मास आपको कैसे निकालना है। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर, अगर आप स्पेसिफिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हो, ठीक है। बट ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आगे चल के आप यूज करोगे, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं आपको मोल के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो एक मोल हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट प्रेजेंट है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स का हो, चाहे वो एटम्स का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स का ही क्यों ना हो, हम उसको एक मोल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है दर्जन, है ना, क्या होता है डजन, 1 डजन, तो 1 डजन में जैसे केले मुझे लेने हैं, मैंने कह दिया 1 दर्जन दो, तो कितने देंगे वो 12। तो एक हमने ऐसी यूनिट ली है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक मास को। इन द सेम वे मोल भी हमारे पास वही यूनिट है। एक मोल में कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम एक मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हम एक मोल एटम्स की बात कर रहे होंगे तो इतने ही एटम्स भी होंगे, अगर हम एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होंगे तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जिस भी एंटिटी की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मोल का मतलब ये नंबर होता है और इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसी को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, ठीक है। बस हमने वही लिखा है, इन अ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल एटम्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी को हम एक मोल कहते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू दिस मच मॉलिक्यूल्स, these many molecules, ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी खराब हो गई, these many molecules। अब उसके बाद आगे क्या है, एवोगैड्रो नंबर हमारे पास ये है, ठीक है, ये नंबर आपको याद करना है। उसके बाद the definition of Avogadro's number is that it tells us the number of particles in 1 mole of a substance। एक मोल में कितने हमारे पास पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी, इलेक्ट्रॉन्स भी, आयंस भी, कुछ भी ये पार्टिकल्स हो सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर हमें वही बता रहा है, तो ये नंबर क्या है, यही है, ठीक है।
These particles could be electrons और molecules और atoms, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं मोलर मास पे। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास कई हद तक हमारे सिमिलर ही होते हैं। तो मोलर मास देखते हैं, नाम में क्या है, मोल है, तो मोलर मास का मतलब होगा एक मोल का मास, ठीक है। मोलर मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। एक मोल की यहाँ पे बात हो रही होगी, ठीक है। तो एक मोल जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस्ड है, विच मीन्स वहां पे इतने क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। द मीनिंग ऑफ मोलर मास इज हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। और यूनिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्राम पर मोल होती है, ठीक है, बिकॉज हम एक मोल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। What is the molar mass of sodium carbonate? तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। वैसे अगर आप सिर्फ 9th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। तो देखो 2 इंटू सोडियम का क्या है 23 प्लस यहाँ पे C, इसका कितना होता है 12 प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा 16, राइट। तो ये कितना हो गया, देखो 46, यहाँ पे 12 आया और ये कितना हो जाएगा 48। तो ये हो गया 1 कैरी, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो कितना आ गया 106। और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास निकाल रहे हैं। सो यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर मोल। यही हमने कहा था ना कि हमारे पास यूनिट होगी, तो हमने यही यूनिट लिखी है ग्राम पर मोल, ठीक है। MOL भी लिख सकते हो आप, MOLE भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। अब हम मॉलिक्यूल्स और उनकी एटॉमिसिटी की बात करते हैं। देखो एटॉमिसिटी बहुत ही सिंपल है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि कितने आपके पास एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। सो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट। जैसे कि H2 है, Cl2 है, यहाँ पे मुझे बताओ कितने एटम्स हैं, क्लियरली मुझे दिख रहा है 2 ही एटम्स हैं। सो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास फोस्फोरस होता है, वो P4 होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 8 होगी। तो यहाँ पे से हमें एटॉमिसिटी पता चलती है। अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने देखा था ना केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, यहाँ पे वही हमारे पास सिमिलर डेफिनेशन है, मतलब वही है, बस अलग अलग लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। जैसे ये मॉलिक्यूल है, सो कितने इसमें एटम्स दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं भैया, तो एटॉमिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। अब एग्जाम्पल्स कुछ और देख लेते हैं। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन H2 है, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, आयोडीन I2, ब्रोमीन होगा Br2 होगा, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं, 2 एटम्स वाले हैं, तो इनकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। फोस्फोरस और सल्फर का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो देखो ये हमारे पास सल्फर है, कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 8 होती है। फोस्फोरस को अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो इसकी एटॉमिसिटी होती है 4, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस अब यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में लिखा है, तो इसको भी रीड कर लेते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है हमारे पास। जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, सेंटर होता है किसी भी एटम का। उसके बाद न्यूक्लियस पे ही जो एंटायर मास है, होल मास है, वो रिसाइड कर रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन करा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो मास होता है वो काफ़ी कम होता है, सो उसको हम कंसिडर जनरली नहीं करते हैं। सो जो टोटल मास है हम कहते हैं कहाँ रिसाइड कर रहा है, न्यूक्लियस पे ही रिसाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। इसके आसपास, इसके आगे, ठीक है, मतलब उसके बाहर पे क्या होते हैं, हमारे पास शेल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स, या जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं, वो वहां पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो एटम होता है ना, एक और मैं चीज आपको बता देती हूँ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इसके आसपास जो शेल्स हैं,
ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अभी हमने देखा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज कैसे है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन पे तो भैया कोई भी चार्ज नहीं है, तो उससे हमको मतलब भी नहीं है। जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव और कोई भी चार्ज नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ही होगा भैया, क्योंकि अगर मैं लिख रही हूँ +3 और यहाँ पे +0, -0 करो एक ही चीज है, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, +3 आएगा। तो पॉजिटिव और न्यूट्रल यानी कि पॉजिटिव होगा। सो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे तो होता ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। नेगेटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल, यानी कि जो लाइक हैं, जो सेम हैं, वो हमेशा रिपेल करेंगे, जो ऑपोजिट्स हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ही जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर पा रहे हैं ये किसकी वजह से है, that is due to electrostatic force of attraction, ठीक है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इस वजह से भी है क्योंकि हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर हम ग्राउंड स्टेट पे बात करेंगे, हम एक्साइटेड की बात ही नहीं कर रहे हैं, अगर ग्राउंड स्टेट पे मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा कि क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17, तो मैं आपसे अब पूछ रही हूँ इसमें मुझे बताओ कितने प्रोटॉन्स है, आप कहोगे 17 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो भी 17 है ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो ग्राउंड स्टेट पे है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज भी 17 है और नेगेटिव चार्ज भी 17 है, सो टोटल चार्ज कितना आ गया, 0। अगर उस पर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। देखो अगर मैं ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम की बात कर रही हूँ, सो 17 इसमें क्या है, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। 17 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो दोनों कैंसिल करके 0 आ गया, विच मीन्स ये होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अगर ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लो ये मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है, तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है ना, तो इसको मैं Cl- लिख दूंगी। अब क्या हुआ, देखो जैसे मेरे पास सोडियम है, तो इसने क्या करा, अपने पास से जो इलेक्ट्रॉन था उसको बाहर निकाल दिया। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाला है उसने, अगर नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल दिया तो खुद में क्या आ जाएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये अभी हम आयंस में डिटेल में स्टडी करेंगे, टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, सब कुछ समझ लिया है। आगे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये चैप्टर ही पूरा बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल बेस है। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत आसान होगा आगे की चीजों को समझना। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमारे पास ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके बाहर शेल्स हैं, जो भी आउटर मोस्ट वाली शेल होती है उसको वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस वैलेंस शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। चाहे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, ठीक है, या फिर इसमें 7 हो, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बट वैलेंसी क्या होती है, दैट इज डिफरेंट। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है भैया, देखो कोई भी अगर हमारे पास एटम है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि वो चाहता है कि उसके बाहर वाला जो शेल है उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ऑक्टेट का मतलब 8 ही होता है, ठीक है। वो चाहता है कि उसके बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। अब वो कैसे पूरी कर सकता है, देखो जैसे क्लोरीन है तो इसकी बाहर वाली शेल मैंने ले ली है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। सो 2, 8, 7 ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाहर वाली शेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आंसर हो गया 7। बट वैलेंसी कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है तो ये 2 तरीके से कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या एक इलेक्ट्रॉन को खुद में ले ले। अब खुद सोचो
7 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा इजी है या भैया बस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं? तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को लेना ज्यादा इजी है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी बन जाएगी? इसकी वैलेंसी 1 बन जाएगी, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करना चाहता है या फिर डोनेट करना चाहता है, सो दैट इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, समझ में आ गया? यहां से हमने समझ लिया है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 7 हैं बट जो वैलेंसी है वो 1 है। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल भी आप इसको कह सकते हो। देन द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू लूज, गेन और शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट डिटरमाइंस द वैलेंसी। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है। देखो, जहां पे भी गेन या लूज होता है वहां पे हमेशा आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जहां पे शेयरिंग होती है वहां पे से कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में हम अगले साल पढ़ेंगे, यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे गेन या फिर लूज करके कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है इसमें? ये तो बहुत सिंपल है, देखो बाहर वाला है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस केस में वैलेंसी भी कितनी होगी? 1 ही होगी, क्योंकि ये भी अपना ऑक्टेट 2 तरीके से पूरा कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या 7 इलेक्ट्रॉन्स को खुद में ले ले। तो ऑब्वियसली कन्वीनियंट क्या होगा बताओ, कि इस एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल दे, है ना, तो इसीलिए ये इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंपाउंड्स, ये तो हम देख ही चुके हैं, इतने बार आ गया है ना अब तो। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये हम इतने बार अब पढ़ चुके हैं, याद कर लो कि कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो होता है, इस रेशियो को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आयंस। तो आयन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, आयन क्या होगा? अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक आयन कहेंगे। और वो गेन या लूज क्यों करता है? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अगर उसने गेन करा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, तो अगर कोई एक्स एलिमेंट है उसको मैं एक्स माइनस लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर उसने लूज करा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बाहर फेंक दिया उसने, तो उसमें क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए हम पॉजिटिव के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव है इसको हम कैटायन कहते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव है इसको एनायन कहते हैं। ठीक है, दोनों ही आयंस हैं। आयंस 2 टाइप के हैं, कैटायन और एनायन। जो पॉजिटिव है वो कैटायन और जो नेगेटिव है वो एनायन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, तो देख लेते हैं। एन आयन इज डिफाइंड एज एन एटम और मॉलिक्यूल विच हैज गेन्ड और लॉस्ट 1 और मोर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, गिविंग इट अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास आयन है या पार्टिकल है उसको हम एनायन कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको हम कैटायन कहते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल है। केमिकल फॉर्मूले पे हम आ जाते हैं। केमिकल फॉर्मूलाज आप कैसे बनाते हो? केमिकल फॉर्मूला बनाना भी ना देखो बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यहाँ पे इसी टॉपिक को समझते नहीं है, फिर 10th में डिफिकल्टी आती है जहाँ पे ऐसे ऐसे कंपाउंड्स आ जाएंगे, फिर सोचते बैठेंगे कि यार 9th में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वहां पे भी आपको फिर 9th का ही रिवाइज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी आप इसको पढ़ लो। कुछ टेबल्स अभी मैं जस्ट आपको इसके बाद दिखाने वाली हूँ, उन टेबल्स को आपको अच्छे से लर्न करना है, उसी के बेसिस पे आप फॉर्मूला बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड्स इन विच आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशलाइज्ड बॉन्ड्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? अभी मैंने आपको बताया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि जैसे NaCl है तो यहाँ पे, इसको मैं सही से लिख देती हूँ, NaCl, यहाँ पे 2 आयंस है देखो, Na+ और ये होता है Cl-, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये तो है ऑपोजिट्स और हमें पता है ऑपोजिट्स तो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसके बाद आयनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और सिर्फ एक
हमारे पास नेगेटिव है, हमेशा ये चार्ज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। और ये बैलेंस करने के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हम किसी भी फॉर्मूला को बनाते कैसे हैं आखिर। ठीक है, तो चलो वो देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम कैल्शियम क्लोराइड बनाने वाले हैं। अब जो कैल्शियम होता है, ठीक है, ये Ca2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो क्लोराइड है ये बेसिकली है क्या, देखो क्लोरीन है। तो क्लोरीन ही क्लोराइड कब कहलाता है, जब ये आयन होगा। ठीक है, तो क्लोराइड आयन क्या होता है, Cl- होता है। तो यहाँ पे हम क्रिस क्रॉस का मेथड यूज करते हैं। देखो क्या होता है, अभी क्लियरली आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव एक ही है, तो ये तो डिसबैलेंस हो गया ना। अभी तो हमने कहा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, पर यहाँ तो इक्वल है नहीं, यहाँ पे 2 पॉजिटिव के हैं और 1 नेगेटिव का है, तो ये तो गड़बड़ है। तो इसी को सही करने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड होता है, यहाँ पे जो भी चार्ज है वो इसके बेस पे आएगा। तो यहाँ पे तो -1 है, तो इसको मैं सिर्फ Ca के फॉर्म में ही लिखूंगी, हम 1 को नहीं शो करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो चार्ज है 2 है ना, वो इसके बेस में चले जाएगा। ठीक है, इसके सबस्क्रिप्ट पे चले जाएगा, तो Cl2, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ऊपर लिख रहे हैं तो सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके सबस्क्रिप्ट पे चले जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CaCl2। अब देखो यहाँ पे कैसे है हमारे पास इक्वल चार्ज, ये है Ca2+, क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स है ना, तो इसको मैं 2Cl- के फॉर्म में लिखूंगी। तो 2Cl- का मतलब है -2 चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे भी +2 चार्ज है, विच मीन्स दोनों ही चार्जेस क्या है, इक्वल है। इसीलिए ये कंपाउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। समझ में आया, मैंने आपको बताया था जो एटम है या कोई भी कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। फिर उसके बाद आयंस तो हम बाद में देखते हैं। जो आयंस हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि चार्ज बिल्कुल सेम होगा, पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज किसी भी आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये देखा है। और हम देख लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg2+ होता है, ऑक्साइड क्या होता है, O2- होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, प्लस और माइनस, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होके डायरेक्टली MgO दे देंगे। बेस में सिर्फ तब आएगा जब यहाँ पे इक्वल चार्जेस नहीं है। ठीक है, जैसे Na+ है और Cl- है, ये दोनों +1 -1 सेम है ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। ठीक है, एक और मैं देती हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो एल्यूमिनियम जो है Al3+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फेट क्या होता है, दैट इज SO4 2-। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने कहा था इसके बेस में आ जाएगा इसका चार्ज, तो 2 है तो यहाँ पे लिख दो। अब ये SO4 देखो 2 एटम्स है ना यहाँ पे, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास चार्ज है ये दोनों ही एटम्स के लिए होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, Al2 और SO4 लिख दिया और बस यहाँ पे 3 लिख दिया, तो ये 4 3 कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट अच्छे से लगाते हैं कि हमें पता चले ये जो 3 लिखा है ये इस ऑक्सीजन के लिए भी है और इस सल्फर के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 3, ये होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे कुछ हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं जो कि अभी के लिए आपके सिलेबस में नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगले साल, तो वहाँ पे डिटेल में इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी हैं, वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना हमने देख लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे से चार्ट्स हैं जो आपके NCERT में गिवन है, तो हम उनको देख लेते हैं अभी। ठीक है, अब लास्ट में हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी NCERT में गिवन है एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एलिमेंट और उनके सिंबल्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू अंडरस्टैंड कि सिंबल क्या होता है। कुछ तो बहुत सिंपल है, देखो एल्यूमिनियम Al हो जाएगा, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन के लिए B आ जाएगा, ब्रोमीन के लिए Br आ जाएगा, कैल्शियम के लिए Ca आ जाएगा, कार्बन के लिए C आएगा। ठीक है, क्लोरीन के लिए C और L आएगा। ठीक है, कोबाल्ट के लिए CO आ गया। तो ये वाले तो बहुत सिंपल हैं कि जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल हम इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद कॉपर के लिए देखो अलग हो गया, यहाँ पे Cu होगा, फ्लोरीन के लिए F हो गया, गोल्ड अगेन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये Au हो जाता है, हाइड्रोजन बहुत सिंपल है H हो गया,
आयोडीन आई, आयरन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आई नहीं लिखोगे, इसको Fe आप लिखोगे। लेड अगेन देखो, लेड को आप Le या La ऐसा कुछ नहीं लिखोगे, इसको आप लिखते हो Pb। मैग्नीशियम M और G हो जाएगा। मैंगनीज भी हमारे पास होता है जिसको हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नियॉन तो ये Ne हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन तो ये N होगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे O हो जाएगा। पोटेशियम ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे K से आप पोटेशियम को रिप्रेजेंट करोगे। सिलिकॉन के लिए Si, सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट Ag हो जाता है, ये सिल्वर Ag और गोल्ड Au होता है। सोडियम अगेन ये SO या ऐसा कुछ नहीं होता है, Na से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। सल्फर S हो गया, बहुत सिंपल। यूरेनियम U, जिंक को आप Zn से रिप्रेजेंट करते हो। कुछ अलग से है, जैसे सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया, तो इनको आपको देखना है, ठीक है। तो सिंबल हमने देख लिए हैं। अब एटॉमिक नंबर आपको 20 एलिमेंट्स के लर्न होने चाहिए। कैसे स्टार्ट होता है देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये आपको जो 20 एलिमेंट्स हैं ये याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक मास। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको ध्यान देने हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन का मास होता है 1, कार्बन 6C12 लिखते हैं ना, तो देखो यहाँ पे 6 का डबल हो गया 12, नाइट्रोजन 7N14, 7 का डबल हो गया 14, ऑक्सीजन तो यहाँ पे 8O16, तो यहाँ पे 16 इसका डबल हो गया, ठीक है। सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24 और इसका भी नंबर कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक नंबर। सल्फर 32 हो गया, इसका भी 16 होता है एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे सोडियम का 11 होता है, डबल कर दो और +1 यहाँ पे हो गया, सो 23, ठीक है। क्लोरीन का 35.5 होता है, कैल्शियम का हो जाता है 40, यहाँ पे देखो इसका भी नंबर कितना है, 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इजीली लर्न भी कर सकते हो। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप यहाँ पे ये ट्रिक भी लगा सकते हो कि अगर हमारे पास क्या है, इवन है तो डबल हो जाएगा, ऑड है तो डबल +1 हो जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि देखो नाइट्रोजन है, ये क्या है, ऑड है ना, बट यहाँ पे भी क्या हुआ है, डबल हुआ है। क्लोरीन के केस में यहाँ पे आइसोटोप्स होते हैं 2, इसीलिए एवरेज करके हम यहाँ पे 35.5 लेते हैं, ठीक है। तो हमने एटॉमिक मासेस भी देख लिए हैं। इसके बाद एटॉमिसिटी यानी कि कितने एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो नॉन मेटल में देखते हैं। आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन। आर्गन, हीलियम जो भी हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं वो मोनो एटॉमिक ही होंगी। ये Ar2 या फिर He2 ऐसे नहीं होती हैं, ये सिर्फ क्या होंगी, He एंड Ar, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये गैसेस तो आपको पता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब के सब क्या होती हैं, डाई एटॉमिक। यहाँ पे आप N2 लिखते हो, O2 लिखते हो, तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ठीक है। फिर फॉस्फोरस, अभी मैंने बताया P4, तो यहाँ पे टेट्रा एटॉमिक ये होगा। सल्फर हो गया पॉली एटॉमिक, या आप इसको ऑक्टा एटॉमिक भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 8 एटम्स होते हैं। जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक ही होते हैं, वो डाई या फिर ट्राई नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। उसके बाद नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस, ये आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने। तो देख लेते हैं, सबसे पहले सोडियम Na+ बनाता है, पोटेशियम K+ बनाता है, सिल्वर Ag+, जो कॉपर है ना वो Cu+ भी बनाता है और Cu2+ भी फॉर्म करता है अगर प्लस है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, प्लस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्यूबरस, ठीक है। और जहां पे 2+ हो जाता है उसको कहते हैं क्यूबरिक। जहां पे भी जो चार्ज है वो कम होगा उसको OUS हम लिखेंगे, जहां पे भी ज्यादा चार्ज होगा उसको आप IC लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का केस हमने देख लिया। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम भी होता है, जिंक, ये सब 2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगेन देखो कॉपर मैंने आपको बता दिया Cu2+ के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आयरन अगेन देखो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Fe2+ और Fe3+। इसको हम क्या कहते हैं, इसको फेरस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, फेरिक कहते हैं।
ज्यादा चार्ज है तो यहाँ पे IC आ जाएगा, कम चार्ज है इसीलिए OU ऐसा आ जाएगा, ठीक है। वही हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एल्यूमिनियम Al3+ होता है, आयरन Fe3+ के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन H+ होता है, हाइड्राइड अगर है तो H- होगा, ठीक है। क्लोराइड Cl- होता है, ब्रोमाइड आयोडाइड दोनों ही Br- और I- होते हैं। ऑक्साइड होता है O2-, सल्फाइड होता है S2-, नाइट्राइड हो जाता है N3-, इसका हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अमोनियम, तो NH4+ होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-, नाइट्रेट होता है NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3-, अगर सिर्फ कार्बोनेट होगा तो वो क्या होगा CO3-2-, ठीक है। अब यहाँ पे भी सल्फाइट होता है, सल्फाइट क्या होगा SO3-2-, और सल्फेट क्या होगा SO4-2-। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 3 है हमारे पास, एक है सल्फाइड, देन हमारे पास क्या है सल्फाइट, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फाइड होता है S2-, सल्फाइट क्या होता है SO3-2-, और सल्फेट क्या होता है SO4-2-, ठीक है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोस्फेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, PO4 3- होता है फोस्फेट, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये चार्ट आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके NCERT में गिवन है। आगे देखते हैं क्या कुछ और चीजें भी हैं। यहाँ पे वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको बता चुकी हूँ। वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने गेन करे हैं, हमने नहीं, एटम ने गेन करे हैं या फिर लूज करे हैं, ठीक है। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। हाउ टू मेक एनी केमिकल फॉर्मूला वैसे तो हम देख ही चुके हैं, 3 और यहाँ पे कंपाउंड्स देख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na+ है, ऑक्साइड क्या है O2-, तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो ये इसके बेस में आ जाएगा, सो Na2O हो गया, ठीक है। फिर क्या है कैल्शियम क्लोराइड, बहुत ही सिंपल सा है, तो Ca2+ और Cl- अभी हम देख चुके हैं। अगेन देखो इसके बेस में ये चले जाएगा तो CaCl2 हो जाएगा। फिर सोडियम क्लोराइड, ये भी हम देख चुके हैं Na+ एंड Cl-, तो ये क्या बनाएगा NaCl। कुछ और भी है आई थिंक हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, देखो सिल्वर क्या था Ag+, नाइट्रेट होता है NO3-, तो यहाँ पे क्या बन गया AgNO3, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक होता है Fe3+, ऑक्साइड होता है O2-, ये हो गया Fe2O3। बहुत ही सिंपल है फॉर्मूलाज को बनाना, बस आपको पता होना चाहिए। देखो फेरिक था तो Fe3+ मैंने यूज करा, फेरस है तो इसको मैं Fe2+ लिखूंगी, और ये क्या है क्लोराइड तो Cl-, तो क्या बन गया देखो सिंपली FeCl2। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से सारी ही चीजें इस चैप्टर की हमने डिस्कस कर ली है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10th में, 11th में, 12th में ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो अगर नेक्स्ट ईयर भी आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना बोर्ड एग्जाम्स में, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप दिस लेक्चर हेल्प्ड यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।